हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। जैसे कि मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 1.10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में बता रही हूँ। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर को जैसे हम स्टार्ट की क्लासेस से पढ़ रहे हैं, इस पेपर में हम एक एक्ट पढ़ते हैं, अधिनियम पढ़ते हैं, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996। इस पेपर में पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में पार्ट 2 को हम और आगे पढ़ रहे हैं। इस पार्ट 2 में इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में हम देख रहे हैं, जिसका आज हम चैप्टर 2 जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में देखेंगे कि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड क्या है, इसमें क्या होता है, जिसके लिए हम सेक्शन 57 सबसे पहले देखेंगे। सेक्शन 57 कहता है कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जबकि विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के लिए होंगी। सेक्शन 57 में किसी विदेशी पंचाट को प्रवर्तन करने के लिए ज़रूरी जो बातें हैं, ज़रूरी जो शर्तें हैं, उसके बारे में बता रखा है जेनेवा पंचाट अभिसमय के अंतर्गत। असेंशियल कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स अंडर जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में। जेनेवा अभिसमय के जो वहाँ का अभिसमय कन्वेंशन था, उसके अनुच्छेद 1 तथा मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की धारा 57 जो हम सेक्शन 57 पढ़ रहे हैं, उन जरूरी शर्तों का उल्लेख इसमें है जिनका किसी विदेशी पंचाट को प्रवर्तन या लागू यानी कि इन्फोर्समेंट के लिए वर्तमान में होना आवश्यक है। तो वो शर्तें कौन कौन सी है वो सेक्शन 57 बता रहा है। सेक्शन 57 में ये कहा गया है कि विदेशी पंचाट को प्रवर्तित करने की प्रथम शर्त ये है कि विदेशी पंचाट मध्यस्थ ऐसे मध्यस्थ प्रस्तुतिकरण का परिणाम होना चाहिए कि उस पर लागू विधि के अंतर्गत वैध हो, यानी कि जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रस्तुत किया गया है वो लॉ बिल्कुल लीगल होना चाहिए। ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे लॉ को किसी भी तरीके से इनवैलिड करे या उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप हो या कोई भी उसके अंदर ऐसी बातें हों जो कि दूसरे जो विधि है उसको वो क्लैश करती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि प्रस्तुत मध्यस्थम की शर्तों तत्समय प्रवर्त विधि यानी कि उस समय जो कोई भी लॉ था उसके प्रतिकूल हो या अवैध हो यानी कि अगेंस्ट हो या इलीगल हो, तो ऐसे मध्यस्थम करार की शर्तों के अनुरूप किया गया पंचाट प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ साफ ये सेक्शन 57 में पहली बात तो यही कही गई है कि जो कोई भी आप पंचाट दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरी विधि जो है, दूसरा जो लॉ है उसके अगेंस्ट हो। इसमें मैं एक केस पर आपको बताऊंगी। सोसाइटा एनोनिया बनाम एस गोरखराम गोकुलचंद। इस वाद में मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि करार अवैध है तो ऐसी संविदा के मध्यस्थम खंड के उस अनुरूप दिया गया पंचाट परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, क्योंकि करार अवैध है तो संविदा ही अवैध हो गई। और ऐसी अवैध संविदा के रहते अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो और उस डिस्प्यूट को मध्यस्थ के द्वारा हल किया जाता है तो वो परिवर्तित नहीं कराया जा सकेगा, क्योंकि उनका जो मूल था, उनकी जो स्टार्टिंग थी वही अवैध थी। फिर सेक्शन 57 में एक ये भी कंडीशन है कि विदेशी पंचाट भारत की विधि के अनुसार सुलह किए जाने के योग्य होना चाहिए। भारत की विधि के अनुसार, हमारे इंडियन लॉ में ऐसा क्लॉज होना चाहिए कि सुलह के अकॉर्डिंग, सुलह के अनुसार उसको सुलह करवाई जा सके। मतलब ये कि इसमें ये ज़रूरत है, ये आवश्यकता है कि प्रशंकत विदेशी पंचाट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सुलह भारतीय विधि के अनुसार संभव ना हो सके। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि इंडियन लॉ के अनुसार वो ना हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 57 में फिर ये भी है कि एक मध्यस्थम अधिकरण उन्हीं शर्तों के अधीन गठित हुआ हो जिसके गठन के लिए मध्यस्थम करार में पक्षकारों द्वारा तय की गई हो तथा उस विधि के अनुरूप हो जिससे मध्यस्थम कार्रवाई शासित हो रही हो। तो मध्यस्थम कार्रवाई जिस प्रकार से शासित है वो मध्यस्थम अधिकरण के शर्तों के अनुसार गठित होनी चाहिए, मध्यस्थम करार के पक्षकारों द्वारा तय की होनी चाहिए। क्योंकि अगर मध्यस्थम के पक्षकारों द्वारा तय नहीं है, मध्यस्थम करार के द्वारा तय नहीं है, तो आगे भी कोई बात, आगे भी कोई भी कार्रवाई बढ़ नहीं पाएगी। फिर पक्षकार विदेशी पंचाट लागू अगर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये भी साबित किया जाना चाहिए कि प्रशंकत पंचाट
अंतिमता प्राप्त कर चुका हो, यानी कि वो फाइनल हो। अर्थात जिस देश के अंतर्गत पंचाट निर्मित किया गया है उस देश की विधि के अंतर्गत पंचाट अंतिम था, यह साबित किया जाना ज़रूरी है। ज़रूरी है ये साबित किया जाना, प्रूफ करना होगा इस चीज़ के लिए कि पंचाट फाइनलिटी को प्राप्त हुआ था, पंचाट अंतिम था। किसी पंचाट की अंतिमता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि प्रसंगत विदेशी पंचाट की वैधता को चुनौती देने वाली कार्रवाई किसी सार पर लंबित है। इस प्रकार यदि किसी की वैधता को चुनौती देने वाली कार्रवाई किसी सार पर लंबित है तो ऐसे पंचाट को अंतिम नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर किसी भी तरह की वहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो वो फाइनल नहीं होगी। इसमें मैं आपको केस बताऊंगी। से ओइम बनाम गोकर्ण गोरखचंद बम्बई का ये केस है। इस बात में ये कहा है कि किसी विदेशी पंचाट के विरुद्ध अपील किए जाने के लिए निर्धारित समावधि यदि समाप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में पंचाट अंतिम माना जाएगा। इस केस में कहा गया क्योंकि पंचाट तो टाइम से फाइनल दे दिया गया था, समय था आपके पास उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, चैलेंज करने के लिए। अगर आपने ये नहीं कराया तो आगे इस ऐसी स्थिति में पंचाट को ही अंतिम माना जाएगा, उस पंचाट को फाइनल माना जाएगा और उस पंचाट को ही मान्यता दी जाएगी। उसको मानना ही पड़ेगा, उस पंचाट को दोनों पक्षकारों को, दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। फिर सेक्शन 57 में ये भी बात है कि विदेशी पंचाट को प्रवर्तित किए जाने की शर्त यह भी है कि जिस विदेशी पंचाट को भारत में प्रवर्तित किया जाना है वह भारत की लोक नीति के प्रतिकूल ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी एक इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो कोई भी आप विदेशी पंचाट लेके आ रहे हो, भारत में उसको प्रवर्तित कराना चाह रहे हो, इंडिया में वो इन्फोर्समेंट होना चाहिए, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यदि एक पंचाट का एक पक्ष का विदेशी व्यक्ति है तथा दूसरा पक्षकार भारतीय है तथा पंचाट भारत की विधि के प्रतिकूल है तो ऐसी विदेशी पंचाट भारत में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, चाहे उसमें एक पक्षकार भारत का ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो इंडिया की लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडिया की लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। यदि कोई विदेशी पंचाट भारतीय लोकनीति के विरुद्ध है तो ऐसी विदेशी पंचाट भी भारत में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। फिर इस एक्ट में जो हम पढ़ रहे हैं माध्यस्थम सुलह अधिनियम, इसमें ये भी एक प्रावधान है कि इस अधिनियम की ये जो धारा 57 हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 57, एक विदेशी पंचाट को परिवर्तित किए जाने की शर्तें यदि पूरी कर दी गई है तो भी यदि न्यायालय की राय में निम्न कुछ जो मैं बातें बता रही हूँ उनका अस्तित्व है तो न्यायालय विदेशी पंचाट को लागू करने से इनकार कर सकता है। यानी कि सेक्शन 57 की कंडीशन को आप पूरा फुलफिल कर रहे हो। लेकिन अगर कोर्ट की राय में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है तो ऐसे विदेशी पंचाट फॉरेन अवार्ड्स को इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए मना भी किया जा सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है? पहली है पंचाट जिस देश में निर्मित है उस देश में पंचाट को निरसित या समाप्त कर दिया गया हो। यानी कि किसी अगर दूसरे देश में जाके आपने मध्यस्थों के द्वारा अपने विवाद को निपटाया था और मध्यस्थ ने फाइनल कोई जजमेंट दे दिया था, अवार्ड दे दिया था और उन्होंने अगर उसको समाप्त कर दिया है, पंचाट दे भी दिया और समाप्त भी कर दिया, तो फिर उसको इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। दूसरा ये कि जिस पक्षकार के विरुद्ध पंचाट का प्रयोग किया जाना है उस पंचाट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अर्थात उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए सूचना नहीं दी गई थी या किसी विधिक निर्योग्यता, अवयस्कता यानी कि वो माइनर या पागलपन या मूर्खता के कारण वह अपना पक्ष सम्यक रूप से पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अगर ये सारी बातें हैं जिसमें कि एक पक्ष का इन कारणों से, कारण क्या, वो अव्यस्त था, वो पागल था, वो मूर्ख था, विधिक निर्योग्यता। अब विधिक निर्योग्यता यहाँ कौन सी है? वही वाली है जो कि हम सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी कि वो कोर्ट नहीं आ सकता था या अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तो अगर किसी एक पक्षकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया था और मध्यस्थम अधिकरण ने, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने या आर्बिट्रेटर ने अगर पंचाट दे दिया है, अवार्ड दे दिया है, तो भी उसको लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो एक्स पार्टी हो गई। एक ही पक्षकार की ही बात सुनी गई, दूसरे पक्षकार की बात नहीं सुनी गई और दूसरे पक्षकार की बात ना सुनना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बात है। फिर
यदि पंचाट मध्यस्थता करार में कल्पित मतभेद या विवाद से संबंधित नहीं है या पंचाट प्रस्तुत मध्यस्थता की शर्तों के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि पंचाट में निर्णय प्रस्तुत मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार या विस्तार स्कोप के बाहर है, अर्थात पंचाट ने जिस विषय वस्तु या विवाद का निर्णय दिया है वह मध्यस्थता को प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो भी उसको लागू नहीं कराया जा सकता। तो मध्यस्थता पंचाट जो दिया गया है वो जो पॉइंट, जिन पॉइंट्स पर उन्होंने मध्यस्थता कर दी वो पॉइंट तो आपको कभी दिए ही नहीं गए थे विवाद को सॉल्यूशन, विवाद का निपटारा करने के लिए। तो जो पॉइंट आपको दिए नहीं गए थे उन पॉइंटों पर भी अगर आपने निर्णय दे दिया है, आपने पंचाट दे दिया है, तो भी वो गलत है और उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। फिर इसमें ये भी बात है कि न्यायालय को यह अधिकार भी है कि वह विदेशी जो ये पंचाट है इसके प्रवर्तन को स्थगित कर दे, या यदि विदेशी पंचाट मध्यस्थता को सौंपे गए विवाद या मध्यस्थता के सभी मतभेदों या विवाद का निर्णय या परिणाम नहीं है तो न्यायालय इस संबंध में प्रतिभूति दिए जाने का आदेश भी दे सकता है कि भाई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करो आप, तो प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है वो। विदेशी पंचाट को मध्यस्थता को जो सौंपा गया है, जो भी बातें विवाद सौंपा गया है, जो पॉइंट्स सौंपे गए हैं, सभी मतभेद या विवाद का निर्णय या परिणाम भी नहीं है, यानी मान के चलिए 4 पॉइंट दिए गए थे, 4 पॉइंट में से 2 ही पॉइंट उन्होंने सॉल्यूशन करे, 2 नहीं किए, तो नहीं किए तो मध्यस्थता पंचाट कैसे हो गया। तो अगर ऐसा पंचाट दे दिया गया और उस पंचाट को लागू कराने जा रहे हैं तो कोर्ट मना कर देगी, कोर्ट स्थगित कर देगी। तो सेक्शन 57 में फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन डाली गई हैं जिसमें कि किसी मध्यस्थता पंचाट को प्रवर्तित करने से रोका जाए या प्रवर्तित करने के लिए शर्तें कौन कौन सी है, ये सेक्शन 57 बता रहा है। आगे हम सेक्शन 57 के बाद पढ़ेंगे सेक्शन 58 एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, कि अब ये इन्फोर्स कैसे होंगे, विदेशी पंचाटों को डिक्री का होना आवश्यक कब समझा जाएगा या कैसे उनको प्रवर्तित कराया जाएगा उस बारे में। तो सेक्शन 57 में हमने शर्तें पढ़ी। सेक्शन 57 उसको आगे बढ़ाते हुए मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम की धारा 58 ये कहती है आगे बढ़ाते हुए कि इनको लागू होने के बारे में कुछ बातें हैं जो कि यह धारा जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद 1 पर आधारित है। इस धारा के अनुसार जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विदेशी पंचाट इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय है तो पंचाट को एक डिक्री का होना समझा जाएगा, यानी सेक्शन 57 की सभी कंडीशन को अगर वो फुलफिल करते हैं तो सेक्शन 58 में उनको डिक्री मान लिया जाएगा। डिक्री ये यहाँ पर वही डिक्री है जो सिविल प्रोसीजर कोड में कोर्ट के द्वारा दी गई डिक्री होती है। इस धारा के अनुसार कि अगर कोई विदेशी पंचाट इस अध्याय के अंतर्गत प्रवर्तनीय भी है, जो हमने सेक्शन 57 की सारी कंडीशन फुलफिल कर दी तो सेक्शन 58 में हम प्रवर्तन करा रहे हैं, वहाँ विदेशी पंचाट को एक आज्ञप्ति माना जाएगा, डिक्री माना जाएगा। इससे मतलब ये है कि किसी प्रवर्तनीय विदेशी पंचाट का प्रभाव वही होगा जो सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के अंतर्गत आज्ञप्ति का होता है, यानी कि जो सेक्शन 57 की कंडीशन फुलफिल कर दी सेक्शन 58 में वो डिक्री बन गया और डिक्री को का प्रोसीजर ठीक वैसे ही होगा जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड में होता है, यानी पक्षकारों को उस डिक्री को मानना ही होगा, उस डिक्री का प्रवर्तन कराना ही होगा। अगर डिक्री का प्रवर्तन नहीं कराया जाता है तो जो सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी डिक्री के प्रोसीजर के लिए जो कोई भी कार्रवाई की जाती है वही कार्रवाई सेम यहाँ पर की जाएंगी। फिर इस डिक्री के प्रोसीजर के बाद सेक्शन 59 कहता है एप्लीकेबल ऑर्डर्स के बारे में, कि वो कौन से एप्लीकेबल ऑर्डर्स हैं जिनको अपीलीय आदेश में रखा जाएगा। सेक्शन 59 ये कह रहा है एप्लीकेबल ऑर्डर्स के बारे में, अपीलीय आदेश, ऐसे आदेश या ऐसे किसी आदेश से कोई अपील, यानी यहाँ पे मध्यस्थ द्वारा जब कार्रवाई की जा रही थी तो कोई आदेश दिया था, तो यहाँ हम जैसे शुरू से पढ़ रहे हैं पंचाट की कभी भी अपील नहीं होगी लेकिन आदेशों की अपील हो सकती है। तो पंचाट की तो अपील नहीं हो रही, यहाँ आदेश की अपील हो रही है। तो आदेश कौन कौन से, सेक्शन 54 जो हम पढ़ चुके पिछली क्लास में, उसके अधीन पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने के लिए, कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर दिया तो आप उस ऐसे आदेश की अपील कर सकते हैं। फिर सेक्शन 57 के अधीन किसी विदेशी पंचाट को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया गया हो, उस न्यायालय में होगी जो ऐसे आदेश की अपील सुनने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो। यानी कि जो अभी भी हमने सेक्शन 57 की शर्तें पढ़ी, उस शर्तों के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं हुआ है और आदेश दे दिया है
अपील कर सकते हैं। फिर इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से द्वितीय अपील नहीं होगी, किंतु इस धारा में की गई कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी अधिकार पर प्रभाव न डालेगी और न उसे ले लेगी। तो सेक्शन 59 कुछ एप्लीकेबल ऑर्डर्स के बारे में बता रहा है कि इस प्रोसीजर के बीच में अगर मध्यस्थ ने या मध्यस्थम अधिकरण ने, यानी कि आर्बिट्रेटर अगर कोई सिंगल है तो उसने, या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो बना हुआ था, ट्रिब्यूनल में अगर कोई पक्षकार गए थे तो उन्होंने किसी तरह का कोई आदेश दिया है तो उस आदेश के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। लेकिन पंचायत के जो फाइनल डिसीजन हो गया है उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे अपील न करने का प्रावधान पंचायतों के लिए है, आदेशों की तो अपील हो सकती है। लेकिन अगर पंचायत आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सेटिसाइड कराओगे, अपास्त कराओगे, रद्द कराओगे, लेकिन अपील नहीं होगी। यह हमने आज इस चैप्टर 2 जो पढ़ा है जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स का, वो यहाँ आज हमारा पूरा होता है। अगली क्लास में हम पार्ट 3 कंसिडरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे और इस पेपर को हम आगे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।